हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया टू वॉच माय वीडियोस एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस जस्ट गिव अ लाइक एंड इफ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आपका दिल करे मेरे को सपोर्ट करने का देन यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग इट। तो आज बात करते थे मुद्दे पे, आज के टॉपिक में, इज़ इट वर्थ कमिंग टू कैनेडा इन 2023 में, 24 में या अभी अपकमिंग ईयर्स में 2025 में, अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहते हो। तो ये स्पेशली मैं स्टडी परमिट के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको मैं वर्क परमिट के रिगार्डिंग या अगर आप LMI रिलेटेड जॉब पे आना चाहते हैं मैं उसके बारे में ही बात करूँगा, लेकिन जो मेरा मेनली कंसर्न होगा वो स्टडी परमिट के रिगार्डिंग होगा। वीडियो को टिल द एंड ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी लोग पूछते हैं कि या ये सारे यूट्यूबर्स ऐसा बोल रहे हैं, कोई कह रहा है कि आओ, कोई कह रहा है कि रिसेशन है, कोई कह रहा है कि इन्फ्लेशन है नहीं आना चाहिए, कोई कह रहा है कि जॉब्स नहीं है, पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम नहीं है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, प्रेशर है, इतना पैसा लगाया लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कनाडा में हार्श विंटर्स होती है, सर्वाइव करना मुश्किल है, जॉब्स नहीं है, इज़ इट नॉट वर्थ कमिंग टू कनाडा या इज़ वर्थ कमिंग टू कनाडा, या अगर आना भी है तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है। मैं आपको एक जनरल एक्सपीरियंस बताऊँगा और मैं आपको उसमें सारी चीज़ों का बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। तो वीडियो को टिल द एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप अपने आप समझ जाओगे कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कि आप वर्थ इट है कनाडा आने के लिए या नहीं। तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि इज़ इट वर्थ इट दैट यू हैव टू कम टू कनाडा और नॉट। ठीक है, तो मैं आपको बात करता हूँ सीधा मुद्दे पे, आज के टॉपिक पे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। तो यार जो फर्स्ट पॉइंट है वो है PR। या देखो, हर किसी को पता है कि कनाडा यहाँ पे क्यों आया जाता है। जितने बच्चे स्टडी परमिट में आते हैं 99.9% वो आते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी PR मिल जाए और वो कनाडा में सेटल हो जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ की एजुकेशन बहुत ही कुछ ताबड़तोड़ है, बहुत ही अच्छी एजुकेशन है जो आपको अपनी होम कंट्री में नहीं मिल रही है। ये मैं स्पेशली उनको बोल रहा हूँ जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया में बहुत अच्छी एजुकेशन है और वो इंडिया से एजुकेशन लेने के बाद या आफ्टर +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद वो कनाडा क्यों आते हैं कि अच्छी लाइफ के लिए, उनको जल्दी PR मिले। तो अगर मैं सीधा PR की रिगार्डिंग बात करता हूँ, अगर आप स्टडी परमिट पे आ रहे हैं और अगर आपको जल्दी से जल्दी PR चाहिए तो आप उस प्रोविंस को चूज़ करो, उस जगह को चूज़ करो जहाँ पे PR मिलना जल्दी है। देखो, जहाँ पे PR मिलना जल्दी होगा वहाँ पे थोड़ा सर्वाइव करना, एडजस्ट करना और जॉब्स का इशू भी होगा। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। अब लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में जा रहे हो। तो अगर आपका मेन मकसद PR पाना है तो आप ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे PR जल्दी मिलता है। 1 ईयर के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो या आफ्टर 2 ईयर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। लाइक नोवा स्कोशिया, लाइक न्यू ब्रंसविक या अल्बर्टा, सस्कैचुअन या मैनिटोबा। आप ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आप पढ़ाई करते करते या पढ़ाई ख़त्म भी हो जाती है तो आप ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर द PR प्रोसेस के लिए। और वहाँ पे कई प्रोविंस में ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ 6 मंथ्स के लिए फुल टाइम वर्क करना होता है और उसके बाद आप PR के लिए फाइल लगा सकते हो। लाइक अल्बर्टा प्रोविंस में, लाइक सस्कैचुअन प्रोविंस में, लाइक मैनिटोबा में। या सेकंड पॉइंट जो है वो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। यार इस पर कोई दो राय नहीं है कि कनाडा में इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन हर जगह होता है, किसी किसी कंट्रीज़ में नहीं है। इंडिया में इतना इन्फ्लेशन नहीं है, बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन है। लेकिन होता क्या है कि कुछ कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, कुछ चीज़ें महंगी हो जाती है। लाइक पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, या कुछ कमोडिटीज़ महंगी हो गई, कुछ फूड आइटम, कुछ ग्रॉसरीज महंगी हो गई। लेकिन कनाडा का में क्या सीन है कि कनाडा में ना इन्फ्लेशन दिखता है, इन्फ्लेशन फील होता है, महसूस होता है कि जहाँ पे पहले $100 लग रहे थे आज वहाँ पे 150, आज वहाँ पे 180, आज वहाँ पे $200 लग रहे हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ का प्राइस ऊपर है, चाहे वो कोई भी कमोडिटीज़ हो, चाहे वो ग्रॉसरीज हो, चाहे वो गैस हो, मतलब पेट्रोल हो। तो यहाँ पे आपको फील होगा, महसूस होगा कि यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी है। उसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि यहाँ पे कनाडा में प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आती है वो सारी इंपोर्ट होके आती है, मैक्सिको से, इंडिया से, चाइना से, USA से। जब चीज़ें इंपोर्ट होके आती है तो ऑटोमेटिकली उसका रेट बढ़ जाता है। और जब यार रेट बढ़ जाता है, जब प्राइस बढ़ जाता है किसी भी कमोडिटी का, हर एक चीज़ का, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके पॉकेट को। जहाँ पे आपको पहले $4 पे करने होते हैं वहाँ पे आपको $7, $8 पे करना पड़ता है। मतलब आपको ऑलमोस्ट डबल या डबल अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत एक्सपेंसिव है, हमारी तो इतनी इनकम भी नहीं है। और यहाँ पे 99.9% हर बंदा जब भी, और स्पेशली स्टडी परमिट पे जो भी बच्चा आता है, बाकी 99 पॉइंट क्या 100%, जब भी कोई बच्चा आता है, जब भी कोई चीज़ लेता है,
वो हमेशा अपनी होम कंट्री से ज़रूर कंपैरिज़न करता है कि यार मेरे वहाँ पे तो ये ₹15 का मिलता था, यहाँ पे ये $4 का मिलता है। और जब वो $4 के बारे में बात करता है, तो वो उसे कन्वर्ट करता है अपनी रुपीज़ में, अपनी करेंसी में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं $4 की बात कर रहा हूँ, तो $4 इक्वल्स टू 240 इंडियन रुपीज़। तो हमेशा वो कंपेयर करता है स्टार्टिंग में, जब उसकी इतनी इनकम नहीं होती है, जब इनकम होती है तब भी वो कंपेयर करता है। उसे लगता है यार यहाँ पे इतना महँगा क्यों है, इतनी महँगी चीज़ें क्यों है? क्योंकि सेम क्वांटिटी है, सेम क्वालिटी है, सेम वेट है। कंपनी भी कभी-कभार सेम, कंपनी भी एक्चुअली सेम ही होती है, मतलब सेम ही है, सब कुछ सेम है, लेकिन प्राइस का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बहुत बार दिमाग में आता है कि इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू कनाडा? इज़ इट रियली वर्थ टू लिव इन कनाडा और टू गेट इनटू द पीआर, आगे अपनी लाइफ को बढ़ाना? तो ये हर किसी के माइंड में बच्चे को आता ही आता है, और शुरुआत के 1 ईयर तो ये हमेशा रहता ही रहता है, एंड दैट्स अ रियलिटी। तो यार अब बात करते हैं रेंट एंड एकोमोडेशन के रिगार्डिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग भी। देखो यार, रेंट एकोमोडेशन वेरी करता है और सिटी टू सिटी और प्रोविंस टू प्रोविंस। अगर मैं आपको बात करूँ ओंटारियो प्रोविंस के रिगार्डिंग या ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के रिगार्डिंग, तो जो यहाँ पे रेंट है वो ज़्यादा ज़्यादा है। अब वो भी डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रह रहे हो। अगर आप किसी टाउन में रह रहे हो लाइक सार्निया, तो वहाँ पे सस्ता होगा। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो लाइक टोरंटो, मिसिसागा या ब्रैम्पटन, तो वहाँ पे बहुत महंगा होगा, $2000 कैनेडियन डॉलर पर मंथ के हिसाब से, या 2500 कैनेडियन डॉलर पर मंथ के हिसाब से। अगर आप लंदन जैसी जगह रह रहे हो या हैमिल्टन जैसी सिटी में रह रहे हो जो ओंटारियो प्रोविंस के अंदर ही आती है, तो वहाँ पे थोड़ा सस्ता होगा, वहाँ पे $1000 1 BHK आपको आराम से मिल जाता है। एंड सेम गोज़ टू ब्रिटिश कोलंबिया। लेकिन अगर आपको लगे कि मेरे को ऐसी जगह जाना है जहाँ पे जल्दी पीआर भी हो रहा है और रेंट एकोमोडेशन भी सस्ता है, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, मैनिटोबा, नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, ये प्रोविंस इसमें बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे रेंट भी बहुत सस्ता है। मतलब आपको 50% में मिल जाएगा जो आपको ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में मिल रहा था। और अगर मैं आपको बात करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, या तो कनाडा में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ 3-4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही अच्छा है, बाकी जगह बिल्कुल वाहियात है, हद से ज़्यादा वाहियात है। चाहे कोई भी सिटी हो, चाहे बड़ी सिटी हो, छोटी सिटी हो, वहाँ भी सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे पब्लिक बस है, और वो भी उसकी सर्विस आधा घंटा 40 मिनट के बाद ही आती है। तो बंदे का टाइम बहुत वेस्ट होता है अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है। और मैक्सिमम लोगों के पास यहाँ पे गाड़ियाँ ही होती है। अगर आप गाड़ी अफोर्ड तो नहीं कर पाओगे, अगर आप स्टडी परमिट पे हो, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर जॉब से नहीं होगी तो उसका इंश्योरेंस कैसे पे करेंगे, उसके EMI कैसे पे करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत वाहियात है। तो बच्चों का आधा टाइम स्ट्रगल इसी में निकल जाता है कि हमें पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए हम कैसे जाएँ, और बहुत टाइम हमारा इसी में ही वेस्ट हो जाता है। तो यार देखो, अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग। जो हर किसी बच्चे का, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, उसका पहले फोकस यही होता है कि हमारा रेंट एकोमोडेशन हमें आराम से मिल जाए और हमें आराम से कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, जिससे हम अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी पे कर पाए, और जहाँ हम रह रहे हैं रेंट एकोमोडेशन या ग्रॉसरीज, तो उसका आराम से अमाउंट हम पे कर पाए, हमें कोई दिक्कत ना हो, तो हम लाइफ अपनी पीसफुली जी पाए और इन्जॉय भी करें, और हमारा फोकस स्टडी पे भी रहे। क्योंकि पैसा आएगा तो आराम से हमारा फोकस स्टडी पे रहेगा, तो हमें, हमारे माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी कि हमारे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खर्च कैसे करूँगा, मैं ग्रॉसरीज कैसे लूँगा। तो यार देखो, मैं इसको आपको एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी हकीकत बताता हूँ। कोई भी प्रोविंस ले लो, एक्सेप्ट 3-4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल या कैलगरी, इनके अलावा आप कोई भी सिटी में जाते हो, किसी भी रूरल एरिया में जाते हो, जॉब्स की यहाँ पे बहुत ही मारा मारी है, बहुत ही मंदी है, बहुत ज़्यादा है। जो कैनेडियन सिटीज़न है, जिनके पास पीआर है, जो आपके सीनियर हो गए आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उनको भी जॉब्स नहीं मिलती। जॉब्स यहाँ पे बहुत मारा मारी है, बहुत कम जॉब्स है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास स्किल्स है, स्किल्स लाइक प्लम्बर, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइनर, डिजिटल मार्केटिंग, रूफिंग, या एज एन स्विमिंग इंस्ट्रक्टर या जिम फिटनेस ट्रेनर, तो आपके पास थोड़े बहुत चांसेस है कि आपको आराम से जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल्स नहीं है और आपको लगे कि मैं ऐसे ही मुँह उठा के आ जाता हूँ, तो यार कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे आप बहुत डिप्रेस रहोगे, एंग्जाइटी होगी, टेंशन्स होगी, आप रेंट एकोमोडेशन नहीं पे कर पाओगे, खाने के आपके लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स वैसी भी नहीं है। तो उसके लिए अच्छा है कि आप स्किल सीख के आओ, या तो आप सिक्योरिटी में वर्क करो, या तो आप फ्रॉक लिफ्ट का लाइसेंस लो। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगे कि मैं किसी भी स्टोर पे, रिटेल स्टोर पे, वॉलमार्ट में, डोलरामा में, कॉस्को में, या किसी भी लोकल स्टोर पे वर्क कर लूँगा एज एन कैशियर या एज एन अटेंडेंट, तो यार आपसे पहले और आपके जैसे लाखों बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं।
वो भी जॉब्स के लिए मारामारी कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो, अगर एक-एक सीट के लिए 100-100 लोग हो गए, तो आपका नंबर क्या आएगा? बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इफ़ यू हैव स्किल्स देन ओनली यू कैन सर्वाइव। अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल है। और ये तो उनके लिए, ये तो अगर आप किसी रूरल एरिया में जा रहे हो, किसी टाउन में जा रहे हो, तो ये उनके लिए तो और भी दिक्कतें हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। तो आने से पहले जहाँ भी जा रहे हो, रिसर्च करो कि आपका कॉलेज कैसा है, जगह कैसी है, अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, रेंट एकोमोडेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें रिसर्च करो। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, मेरी भी है और लोगों की भी है। आपको देखो, समझो और आपको लगे तो ही आओ। अभी आप बहुत सारे ना बच्चे कहते हैं कि मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में बोले कि मेरे को पहले भी काफ़ी लोगों ने बोला है कि सर या भाई या ब्रदर, कि इज़ इट वर्थ कमिंग टू कनाडा अभी 2023 में, 2024 में, 2025 में। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, बिल्कुल वर्थ है, बिल्कुल आइए, लेकिन कुछ सीख के आइए, पूरा रिसर्च करके आइए, कहाँ जाना है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, जो आपको मैंने पहली चीज़ें सारी बोली है, और स्किल्स सीख के आओ। बस मुँह उठा के मत आ जाओ, क्योंकि जितने ज़्यादा स्किल्स होगे, उतने ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगे, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होगी, उतना ज़्यादा पैसे कमा पाओगे, आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप इंडिपेंडेंट रहोगे, आप रेंट एकोमोडेशन और ग्रॉसरीज़ आराम से अमाउंट उसका पे कर पाओगे, आप अपनी लाइफ पीसफुली जी पाओगे। और यार एक चीज़ और, ऐसा कोर्स चूज़ करो जिसकी डिमांड हो कनाडा में, आप जहाँ जा रहे हो उसकी डिमांड हो, उसमें आपको अच्छे खासे आपको सैलरी या पर वीक के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से आपको अच्छा खासा अमाउंट मिले। कोई भी चूज़ मत कर लो कि हमें सिर्फ कनाडा आना है, किसी भी हम हालत में कनाडा पहुँच जाए, बाय एक्स वाई जेड कुछ भी करके पहुँच जाए। या देखो, आने वाले यहाँ पे बहुत सारे हैं, और आने के बाद बहुतों को कुछ नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे होमलेस हो जाते हैं, या ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, या कुछ उल्टे सीधे कामों में पड़ जाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। तो बंदा, होता क्या है कि बंदा अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है टेंशन में, डिप्रेशन में, और गलत चीज़ों की हरकतों में, या गलत चीज़ों में, और फिर गलत हरकतों में वो पड़ जाता है। तो इन चीज़ों से दूर रहो, प्रॉपर रिसर्च करो, समझो, देखो, और आपको लगे तभी आओ। देखो यार, कनाडा में ना 3 चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू मी। कनाडा का पासपोर्ट 6 स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है। कनाडा में पैसा है अगर आप बिज़नेस करते हो तो, अगर आप जॉब करोगे तो उसमें पैसा नहीं है। तीसरी चीज़, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। मेरे को कनाडा में सिर्फ ये 3 चीज़ें पसंद है। लेकिन जब आप इतने इनकम अर्न करते हो तो आप यहाँ पे टैक्स भी अच्छे खासे लगते हैं। अगर आपको लगे कि मुझे टैक्स बचाना है, तो आप ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपका टैक्स बचे, लाइक अल्बर्टा, लाइक नोवा स्कोशिया या नूनावत। लेकिन नूनावत तो कुछ अलग ही लेवल का प्रोविंस है, तो वहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं है। अगर आपको अपने पैसे बचाने भी है तो आप अल्बर्टा को चूज़ करो। मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा, और यही एडवाइस आपको मैं करूँगा। स्टडी के लिए भी ईज़ी पीआर भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, जॉब्स भी है, लो टैक्सेस भी है अल्बर्टा में, तो काफ़ी बेनिफिट्स है। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट जो आपको मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में इस तरह के पॉइंट्स बताते हैं, कहते हैं कि वो यूट्यूबर ऐसा-ऐसा कह रहा है, और वो कह रहा है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन है, यहाँ पे इतनी सारी दिक्कतें हैं, आप कनाडा मत आओ। तो यार, जो ऐसे-ऐसे लोग कहते हैं कि कनाडा मत आओ, तो आप उनसे पूछो कि आप कनाडा में क्यों हो? और ये 99% ये वो लोग होते हैं जिनके पास पीआर होता है या कैनेडियन सिटीज़नशिप होती है उनके पास। क्योंकि जब एक बार आपके पास कैनेडियन सिटीज़नशिप आ जाए, आपके पास पासपोर्ट आ जाए, तो आप, डज़न्ट मैटर आप कनाडा से 10 साल दूर रहो, 15 साल दूर रहो, वो लोग अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, बिज़नेस बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी जिंगल वाला जी रहे होते हैं, और लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, और ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे रहना बहुत सस्ता है और वहाँ की लाइफ अच्छी है, लाइक इंडिया, लाइक वियतनाम, थाईलैंड, दुबई। तो उन लोगों से पूछो, अगर आपने कनाडा छोड़ा है, क्या आपके पास कनाडा का पीआर है अभी? क्या आपके पास, या आप अभी कैनेडियन सिटीज़न हैं? क्या आपके पास कनाडा का पासपोर्ट है? आपको बहुत सारे लोग मोटिवेट भी करेंगे, डिमोटिवेट भी करेंगे। देखो, आना ना आप आना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जहाँ भी जा रहे हो सब पहले रिसर्च करो हर एक चीज़ के बारे में। अगर आपको लगे वर्थ इट है तो ज़रूर आओ। अगर आपको लगे कि मैं अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमा लूँगा, मेरी लाइफ अच्छी खासी होगी, मैं स्ट्रगल करूँगा, सर्वाइव भी कर लूँगा, मैं एडजस्टेबल हूँ, मैं कोई भी जॉब कर लूँगा, देन डेफिनेटली कम टू कनाडा। मैं आपको खुद कहूँगा कि बिल्कुल आना चाहिए। देखो यार, जो भी लोग साउथ एशिया कंट्री से बात देख रहे हैं मुझे, या साउथ ईस्ट एशिया से देख रहे हैं, मतलब मैं आपको ये कहूँगी जिनकी करेंसी काफ़ी डाउन है, या जो कंट्री डेवलपिंग है, तो यार
मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा, कनाडा बिल्कुल वर्थ इट है आने के लिए। बस ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, बहुत स्ट्रगल्स आएगी, बहुत दिक्कतें आएगी। जितना मेंटली स्ट्रॉन्ग आप होगे, उतना आप ईज़िली लाइफ़ को सर्वाइव कर पाओगे, और जितना आप चीज़ों को दिल से नहीं लोगे, उतना आप ज़िंदगी को आराम से जी पाओगे।